एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम राजनीति शास्त्र का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जो है संघात्मक शासन व्यवस्था। हमारे लोकतांत्रिक जितने भी लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे शासन का दो तरीका देखने को मिला है। एक कहता है संघात्मक शासन और दूसरा कहता है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले समझेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था कैसे होता है। मान के चला जाए कि क्या है, एक देश है और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सरकार का गठन क्या है, एक ही है। मतलब ये संपूर्ण देश का शासन अगर सिर्फ एक देश से चलता हो, सिर्फ क्या हो, एक सरकार के द्वारा चलता हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन जब देश का शासन क्या है, जब देश का शासन विभिन्न टुकड़ों के बीच चलता है, क्या है, मतलब छोटे छोटे इकाइयों के बीच चलता है। जैसे हमारे देश में क्या देखने को मिलता है, हमारे देश में आपको मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है, आपको एक केंद्र सरकार देखने को मिलता है, एक राज्य सरकार देखने को मिलता है। फिर राज्य सरकार में भी क्या है, बहुत सा अलग अलग पार्ट देखने को मिलता है। अगर हमें देखा जाए कि हमारे देश में शासन का क्या है, स्तर 3 है, नहीं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। यह तीनों का काम क्या है, देश में शासन को लागू करना, क्या है, देश में जो कानून की व्यवस्था उसको बनाए रखना है। तो वही कहता है संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। देखते हैं गौर से संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। कहता है संपूर्ण देश का क्या है कि पूरे देश का क्या है, पूरे जितना भी देश है हमारे, जितना भारत का पूरा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का संपूर्ण देश का शासन एक केंद्र से न चलेगा। क्या है कि सिर्फ सिंगल क्या है, एक सरकार से क्या है, एक सिंगुलर सरकार से न चल इकाइयों की सरकार क्या है कि विभिन्न टुकड़े को सरकार के द्वारा चलाया जाता है। क्या है, चलाया जाता है। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या है कि वैसा देश, कोई भी देश होगा जहाँ का क्या है, जहाँ की सरकार क्या होती है, खुद अकेले नहीं बल्कि अपने छोटे छोटे इकाइयों के माध्यम से संपूर्ण देश पर शासन करती है, तो वैसा देश क्या कहलाता है, संघात्मक शासन वाला देश कहलाता है। जिसमें से जैसे भारत है, अमेरिका है, स्पेन है, बेल्जियम है, यह सब क्या है, यह सब देश संघात्मक शासन वाला देश है। आप एक पढ़िएगा सत्ता का विभाजन। क्या है, सत्ता का विभाजन। जैसे आपका तीसरा चैप्टर में है, तो उसमें क्या दिखाया है कि बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से हमें समझाया गया है कि बेल्जियम क्या है, बेल्जियम बहुत छोटा सा देश है, उसकी आबादी सोचिए बिहार से भी बहुत कम है, मात्र 1 करोड़ आबादी है। क्या है, मात्र 1 करोड़ आबादी है, जिसमें बहुत ज़्यादा बोलने वाले क्या 3 भाषा बोलने वाले लोग होते हैं उसमें। लेकिन उसमें क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था लागू कर जो भाषा के आधार पर जो टकराव होने वाला था, उसने क्या संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाकर उस टकराव को क्या किया, दूर किया है। तो वही श्रीलंका क्या है, वही श्रीलंका का क्या है, श्रीलंका क्या किया कि वहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाया है। और उसने क्या किया कि अपने देश में जो बहुसंख्यक है, जो क्या है सिहली भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या, उनको विशेष अधिकार प्रदान किया है। इसलिए श्रीलंका में हमेशा क्या होता है, उथल पुथल देखने को मिलता है। वहाँ के जो राजनीतिक पार्टी है या वहाँ की जो आंतरिक देश की संरचना, उसमें क्या है, हमेशा टकराव देखने को मिलता है। जिसमें एक लिट्टे का नाम आता है। क्या है, लिट्टे एक था, संगठन था, जो क्या है तमिल के लोगों के बारे में उनमें वो आवाज़ उठाते थे। श्रीलंका में जो मुख्य रूप से जो निवासी हैं वो 2 तरह के, एक सिहली है और एक तमिल है। जो तमिल क्या है, जो भारत से गए हुए हैं, और दोनों में हमेशा क्या होता है, टकराव होता है, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, सिर्फ सिहली भाषियों को विशेष अधिकार दे रखा है, जिसलिए वहाँ पे क्या होता है, टकराव होता रहता है। आप बुक में देखेंगे, हम पिछला चैप्टर में पढ़ाई किए हैं कि बेल्जियम ने क्या है, बेल्जियम ने अपने संविधान में बहुत सोच समझकर अपने संविधान में कुछ परिवर्तन किया, जिससे वह देश क्या है कि उसमें जो आपसी टकराव उसने कम कर दिया। जैसे क्या किया उन्होंने, जो 2 भाषा ज़्यादा बोले थे, डच है और फ्रेंच है बोलने वाले जो भाषा के लोग थे, उनमें क्या किया कि ऐसा कानून बनाया कि जब तक दोनों पार्टी क्या, जब तक दोनों भाषाई के लोग सहमत नहीं होंगे, तब तक वह कोई कानून नहीं बना सकते। तो वो पिछला चैप्टर का बात है। उसमें हम लोग जानेंगे कि जैसे सत्ता का संघ सूची, राज सूची एवं संवर्ती सूची में बांटा गया। जैसे हमारे देश में कि सबसे ज़्यादा अधिकार क्या किसको दिया गया, केंद्र को दिया गया, फिर राज्य को,
दिया गया है, फिर समवर्ती सूची है मतलब केंद्र शासित प्रदेश उसको दिया गया है। तो चलिए उन सब बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ब्रिटेन में चाहे फ्रांस में कैसी शासन व्यवस्था है। तो ब्रिटेन में कैसी शासन व्यवस्था है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो वही कहता है। इसके बारे में जब एक छोटा सा इसके बारे में समझ लेंगे कि एक और छोटा सा डिफिनेशन है जो हमने खुद से तैयार किया है। कहता है जब शासन क्या है, जब शासन छोटे छोटे मतलब क्या है, छोटा छोटा स्तर पे, जैसे मुखिया है, जिला परिषद है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ऐसे छोटे छोटे के सहयोग से चलता है। क्या है, जब शासन क्या है, गांव का शासन कौन करता है, मुखिया कहते हैं। क्या मुखिया ही ना शासन करते हैं यहाँ पे, कि वो हम लोग उनको वोट देकर चुनते हैं तो वो हमारे गांव की देख रेख करते हैं। तो वही कहता है जब शासन छोटे छोटे इकाइयों के सहयोग से चलता है तथा जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब क्या है कि बिखराव, सत्ता का क्या हो, बिखराव मतलब अलग अलग टुकड़ा में बटा। विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, अलग अलग। केंद्रीय मतलब क्या होता है, इकट्ठा एक जगह हो, उसे क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था कहते। क्या कहते हैं उसे, संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो वही कहता है एकात्मक शासन व्यवस्था। क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं। कहता है जिस देश का क्या है, जिस देश का संपूर्ण देश का शासन क्या है, जिस किसी भी देश का संपूर्ण देश का शासन क्या है, कि पूरे देश का शासन मतलब कोई उसमें मुखिया, सरपंच, नगर परिषद नहीं होते हैं, और वो क्या करते हैं का शासन सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, केंद्र द्वारा क्या है कि एक पार्टी मतलब एक सरकार के द्वारा चलाया जाता है। क्या चलाता है, सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और जहां सत्ता का केंद्रीकरण क्या है, सत्ता का केंद्रीकरण आप साधारण सा देख सकते हैं कि जिस देश का सत्ता का केंद्रीकरण हो उस देश में हम लोग क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो वही कह रहा है कि जहां सत्ता का केंद्रीकरण हो उस देश की व्यवस्था, मतलब किस देश की, मतलब उस देश के शासन की व्यवस्था को क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है और श्रीलंका है। क्या है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और क्या है आपका श्रीलंका होता है। इन बातों को नोट कर लेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता में। क्या है, संघीय शासन की विशेषता के बारे में। तो हम बताए हैं संघीय शासन व्यवस्था में सरकार को क्या है, दो स्तरों पर गठित किया जाता है। पहला केंद्र होता है और दूसरा क्या होता है, राज्य होता है। कुछ विशेषताएं हैं, पहले उन विशेषताओं पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम भारत पे ये जो पीछे इस पे बाद में हम आते हैं। दूसरा कहता है कि आपको कि जो दोनों सरकार होती है, क्या है, जो दोनों सरकार होती हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में, दोनों सरकार का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, जिसमें संविधान में उसके बारे में जिसका उल्लेख किया रहता है कि वो संविधान में ये पहले से लिखा होता है कि केंद्र सरकार का अलग क्षेत्र है, राज्य सरकार का अलग क्षेत्र है। साथ ही साथ ये दोनों सरकारें हैं वो क्या करती है, एक ही नागरिक पर क्या है, वो अपने ही देश के नागरिक पर क्या करती है, शासन करती है। फिर कहता है कि उनमें क्या है कि दोनों क्या है, संघात्मक शासन में केंद्र एवं राज्य सरकार के अगर आपसी टकराव होता है, क्या है, आपस में कहीं विवाद होता है, तो उसके लिए क्या है, एक न्यायालय का गठन किया गया है। क्या है, एक न्यायालय का गठन किया गया जाता है जो क्या होता है, निष्पक्ष होता है। मतलब क्या है कि बिना किसी मतलब सहयोग मतलब बिना किसी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेरा दोस्त है तो उसके साथ हम दे देंगे फैसला, कि केंद्र में जिसका सरकार होगा हम उसी के साथ फैसला जाएंगे, ऐसा नहीं। वो क्या होती है, निष्पक्ष होती है तथा स्वतंत्र होता है। जो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी स्वतंत्र क्या है, उनकी स्वतंत्र नियुक्ति होती है। क्या है, उसके लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी उनको बना देगा तो वो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहता है कि जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच जब टकराव होता है तो उसके निवारण के लिए क्या है, उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, एक न्यायपालिका का गठन किया जाता है। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ यह दोनों सरकार कौन है, केंद्र एवं राज्य सरकार है, यह संघात्मक शासन में किस पे शासन करते हैं, तो सिर्फ अपने देश के नागरिक पर ही शासन करते हैं। साथ ही साथ क्या है कि दोनों सरकार क्या है, दोनों सरकार कभी भी मतलब जो संविधान है वो दोनों सरकार से क्या है, ऊंचा है। मतलब दोनों सरकार से सबसे बड़ा संघात्मक शासन में अगर सबसे शक्तिशाली कौन सा है, किसको स्थान है, तो किसको मिलता है, संविधान को मिलता है। और तो और क्या चीज़ है, एक और चीज़ बात है, कहता है आपको कि
कि क्या है कि कोई भी सरकार क्या है, कोई भी सरकार अकेले संविधान को नहीं बदल सकती। कोई भी सरकार क्या कर सकती है, अकेले संविधान को नहीं बदल सकती है। इसके बदलने के लिए क्या चाहिए, उन्हें सरकार की क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। क्या है मतलब जितने भी सरकार, जितने भी इकाई हैं उनसे क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। अब टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता। क्या है, आपसे एक टॉपिक पूछता है भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिखे, भारतीय संघीय शासन की विशेषताओं को लिखे। तो पहला ही कहता है भारतीय संघीय व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार का क्या किया गया है, गठन किया गया। क्या भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार का गठन किया गया है। पहला आपका केंद्र सरकार है, दूसरा क्या है, राज्य सरकार है। पहला क्या है, केंद्र और दूसरा राज्य। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था पहले टॉपिक हम लिख चुके हैं आपको कि ये विशेषता क्या है, वो हम बताए थे संघीय शासन की विशेषता। अब यह आते हैं कि भारतीय संघीय शासन की क्या विशेषता होती है। दूसरा कहता है, दूसरा आपको कह रहा है कि दूसरा जो आपको कहता है वह क्या कह रहा है कि यहाँ क्या दोनों सरकार का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। क्या है कि भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में कहा गया है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, क्या है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का अपना अपना क्षेत्र। जैसे नीतीश कुमार का अपना बिहार क्षेत्र है, केंद्र सरकार का क्या है, पूरा भारत अपना क्षेत्र है। दोनों सरकार क्या है, सरकार देश के नागरिक पर ही क्या करते हैं कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, भारत के केंद्र एवं राज्य किस पे नागरिक शासन करते हैं, तो हम लोग पे शासन करते हैं। मतलब एक ही नागरिक पर दोनों सरकार क्या है, एक ही नागरिक पर शासन करते हैं। कहता दोनों सरकार क्या है, दोनों सरकार अपने अपने कार्यों के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। क्या होते हैं कि जो भी सरकार है, केंद्र एवं राज्य अगर कोई योजना है लाते हैं या कुछ करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी क्या होता है, उन पर ही खुद होती है। तो यही कहता है कि दोनों सरकार अपने अपने कार्य के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी होते हैं। ऐसी बातें हमारे भारतीय संविधान, जो लिखित संविधान में क्या है, लिखा हुआ है। कहता है दोनों सरकार के बीच सत्ता का विभाजन। क्या, दोनों सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन मतलब क्या, शक्ति का विभाजन। आप पढ़ेंगे कि शक्ति क्या है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में जानेंगे, जिसमें कहा जाता है कि नहीं केंद्र में को कितना है, तो 97 है, फिर आपका उसका कितना है, शायद 66 है, उसका कितना है 47 के आसपास कुछ ऐसा है डाटा है। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि इतना इतना क्या उनको अधिकार दिया है कि इतना विषय पे इतना वो कानून बना सकते हैं, इतना विषय पे इतना ये राज्य सरकार बना सकते हैं और इतना पे समवर्ती बना सकते हैं। तो वही कहता है कि दोनों सरकार के बीच सत्ता का विभाजन क्या किया गया है, संविधान द्वारा किया गया है। आगे बढ़ता कहता दोनों सरकार के बीच, कहता दोनों क्या है, भारत में केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच जब टकराव होता है तो उसका निवारण कहाँ किया जाता है, तो न्यायपालिका में किया जाता है। तो भारत का न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ है, तो दिल्ली में है। कि केंद्र और राज्य में जब भी टकराव होगा तो उसका निवारण कहाँ किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में मतलब मात्र बहुत मुश्किल 3-4 तरह के केस लिए जाते हैं। उसमें से प्रमुखता क्या है कि जब राज्य में कोई टकराव हो तो उसका भी निवारण कहाँ होता है, सर्वोच्च न्यायालय में होता है। अगर केंद्र और राज्य में टकराव हो तो उसका निवारण कहाँ होगा, सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। कहता है संविधान से ऊपर कोई नहीं। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में कहा गया है कि हमारे संविधान से ऊंचा कोई भी नहीं होगा। कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह संविधान में से बड़ा नहीं हो सकता, वह संविधान को छेड़छाड़ वो नहीं कर सकता। कहता है भारतीय संविधान को कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती। क्या है, भारतीय संविधान को कोई, चाहे बीजेपी की इतनी बड़ी बहुमत है, वो भी क्या अकेले नहीं बदल सकती है। उसके बदलने के लिए क्या है, भारतीय संविधान को बदलने के लिए भारत के अन्य क्या है, भारत के मतलब बदलने के लिए सभी सरकार मतलब क्या है, राज्य सरकार, क्या है, राज्य सरकार से भी क्या है, अनिवार्य रूप से उनसे क्या लेना पड़ेगा, सहमति लेना पड़ेगा। तभी वह क्या कर सकते हैं, वह संविधान को बदल सकते हैं। तो यह क्या है, भारतीय संघात्मक शासन की विशेषता, यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे।
तो आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान, क्या है, भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्य के बीच क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है, इनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगर हमारे देखा जाए, हमारे संघीय शासन व्यवस्था में देखा जाए तो बहुत सारी शक्तियां क्या है, केंद्र को दिया गया, क्या है, बहुत सी शक्ति क्या है, केंद्र को प्राप्त है। तो कहता है इसके तहत 3 सूची बनाई गई, क्या है, शक्ति के विभाजन के तहत क्या है, 3 सूची बनाई गई है। पहला कहता है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब क्या हुआ, केंद्र सरकार, राज्य सूची बताया है राज्य सरकार, समवर्ती सूची मतलब क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। कहता है संघ सूची, क्या है, संघ सूची को 97 विषय पर कानून, क्या है, आपसे पूछ सकता है कि केंद्र सरकार को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, तो कितना है 97, जो अब बढ़कर शायद 100 हो गया है, क्या है 100 हो गया है, लेकिन अभी तक बुक में 97 दिया, तो इस पे ही चलेंगे। इसके तहत क्या क्या आ सकता है, तो रेलवे है, आयकर है, टैक्स है, मतलब बहुत सा चीज़ आता है, बैंक है, चाहे आपका डाक है, इन सभी पे क्या है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो वही कहता है राज्य सूची, क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत क्या है कि यह राज्य जो है 66 विषय पे कानून बना सकते हैं, जैसे विवाह है, नहीं विवाह का है, बहुत सा चीज़ है, योजना है, इस पे वो नियम कानून बना सकती है। जैसे राज्य सरकार ने क्या किया, बिहार सरकार ने दारू बंद किया है, तो ये इनके अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह इस पे कानून बना सकते हैं। तो वही कहता है समवर्ती सूची में क्या है, 47 विषयों पर इन पे कानून बनता है। तो जो भी क्या है, मतलब यह केंद्र सरकार ही क्या करती है, इस पे मुख्य रूप से बनाती है। अब पूछता है कि केंद्र सरकार को इतनी शक्ति क्यों मिली है, तो इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं कि केंद्र क्या, हमारा देश क्या है, बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार को इसलिए ज़्यादा शक्ति दिया गया है क्योंकि यह हमारे देश को क्या कर सकता है, एक सूत्र में बांधने में ये क्या है, केंद्र सरकार की अहम भूमिका होती है। अगर केंद्र सरकार के पास अगर ज़्यादा शक्ति नहीं हो तो हर राज्य मनमाना ढंग से काम करने लगा। अभी लॉकडाउन को ही लेकर देखा जाए, क्या है, लॉकडाउन को था, अगर केंद्र सरकार के पास अगर पावर नहीं होता तो वह क्या करती, लॉकडाउन नहीं करती, पूरा देश को एक साथ ही उन्होंने क्या किया था, लॉकडाउन कर दिया। ऐसा इसलिए कि क्या हो सके कि हमारा जो देश है वह क्या है, वो कोरोना वायरस से बच सके। तो ऐसा बहुत सी शक्ति जो केंद्र सरकार को मिला, वो भी किस लिए, कि वह देश में आपदा या कुछ भी ऐसा स्थिति पर वो क्या कर सकते हैं, अपने शक्तियों को क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, राज्य की सुरक्षा के लिए या देश में बिगड़ते हालात को भी वो सुरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो अपने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आज का यहीं पे वीडियो रखते हैं, फिर अब अगला टॉपिक पे देखेंगे।